हेलो दोस्तों। कल अपन ने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में देखा था। 12th की फर्स्ट यूनिट अपन ने स्टार्ट की थी और आवेश की डेफिनेशन, आवेश के बारे में, आवेशों के प्रकार, आवेशों के गुण, आवेशों के मूल गुणधर्म, इनके बारे में अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन आवेश का मात्रक क्या होता है, कैसे इसको ज्ञात किया जा सकता है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आवेश का मात्रक अपन जानते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और कूलाम को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। अब इसको कैसे ज्ञात किया जाए? तो आवेश के मात्रक को अपन विद्युत धारा की डेफिनेशन से ज्ञात करेंगे। इसकी डेफिनेशन से, विद्युत धारा की डेफिनेशन से। विद्युत धारा की डेफिनेशन क्या होती है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जैसा कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी परिभाषा अपन इस प्रकार बोलते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश के प्रवाह की दर, दर का मतलब हो गया किसी एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो रहा है जिस चालक में, तो वो किसके बराबर होगा? धारा के बराबर। या अपन 1 एम्पियर की यहां से परिभाषा भी निकाल सकते हैं। तो I इक्वल टू अपन ने लिखा है Q अपॉन टी। आवेश मात्रक यहां से अपन निकालेंगे तो अपन लिखेंगे Q इक्वल टू I इंटू टी। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और टाइम, समय जो है, समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक होता है सेकंड। अब एम्पियर इंटू जो सेकंड है उसको अपन क्या लिख सकते हैं? कूलाम लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? कूलाम लिखा जा सकता है। ये बात क्लियर है? दोबारा से एक बार, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और इसका मात्रक अपन निकालते हैं विद्युत धारा की डेफिनेशन से। और विद्युत धारा की जो डेफिनेशन है वो क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को अपन क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहा जाएगा। और इसको लिखेंगे I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, दर। ठीक है, तो Q इक्वल टू I इंटू टी इसको लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और यहां से अपन I का जो मात्रक होता है, I यहाँ क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। और यहाँ समय, समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। अर्थात आवेश का जो मात्रक है एम्पियर इंटू सेकेंड लिखा जा सकता है। और एम्पियर इंटू सेकेंड को अपन क्या लिख सकते हैं? कूलाम लिखा जा सकता है। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलें। आगे अपन बात करें आवेश के सबसे बड़े मात्रक की। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक जो होता है वो होता है फेराडे। वो क्या होता है? फेराडे। अब देखो, इसको अपन कूलाम के साथ रिलेट करके देखें कि फेराडे को अपन कूलाम में चेंज करें तो एक कूलाम कितने फेराडे के बराबर होता है? एक कूलाम आवेश का जो मान होता है वो होता है 96,500, सॉरी, एक फेराडे जो होता है वो होता है 96,500 कूलाम के बराबर। एक फेराडे का जो मान है वो 96,500 कूलाम के इक्वल होता है। क्लियर है? अब देखो, यहां से अपन बात करें इसके अन्य मात्रकों की। आवेश के और भी तो मात्रक हैं। तो यहाँ अपन ने जाना कि बेसिक मात्रक जो है वो कूलाम होता है, इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका मात्रक अपन ने निकाला विद्युत धारा की डेफिनेशन से, एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को अपन ने लिखा कूलाम। क्या लिखा? कूलाम। कूलाम को अपन ने रिप्रेजेंट किया किससे? सी से। किससे रिप्रेजेंट किया? सी से। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक
फेराडे, और फेराडे, एक फेराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम। अब सीजीएस पद्धति में अपन बात करें, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में इसको लिखा जा सकता है स्ट्रेट कूलाम। क्या लिखते हैं? स्ट्रेट कूलाम। इंग्लिश में इसको लिखते हैं ESU। क्या लिख सकते हैं? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU की फुल फॉर्म क्या होगी? जैसा कि अपन ने लिखा, सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्ट्रेट कूलाम, और स्ट्रेट कूलाम को अपन ने लिखा अंग्रेजी में ESU, और ESU की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर है ये बात? और इसको अपन फ्रैंकलिन भी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? फ्रैंकलिन। स्ट्रेट कूलाम जो है उसको अपन फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं। अर्थात एक स्ट्रेट कूलाम जो होता है वो बराबर होता है, एक कूलाम इक्वल टू, अपन लिख सकते हैं 3 गुना 10 की पावर 9 ESU। क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 10 की पावर 9 ESU के इक्वल अपन इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? अब देखो, अपन ने स्ट्रेट कूलाम, स्थिर वैद्युतिकी मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्ट्रेट कूलाम की बात की, और अपन ने इसको लिखा है फ्रैंकलिन। क्या लिखा है? फ्रैंकलिन लिखा है। क्लियर है? अब देखो इसका अन्य मात्रक अपन देखें तो जो अन्य मात्रक होता है, अन्य मात्रक अपन लिख सकते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। विद्युत चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक कहें या EMU इसको लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं? EMU। EMU की यहाँ फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या ये बात क्लियर है? एक बार फिर से, स्टार्टिंग में अपन ने लिखा कूलाम चार्ज की यूनिट, चार्ज की यूनिट को C से रिप्रेजेंट किया, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट किया, यहाँ T समय है, I धारा है, तो यहाँ I इक्वल टू Q अपॉन T से अपन ने लिखा Q इक्वल टू I इंटू T, और I इंटू T से अपन ने मात्रक निकाला है यहाँ एम्पियर इंटू सेकेंड, और एम्पियर इंटू सेकेंड को अपन लिख सकते हैं कूलाम। क्या लिख सकते हैं? कूलाम। और आवेश का सबसे बड़ा जो मात्रक है वो अपन ने लिखा फेराडे, और फेराडे जो है वो होता है 96,500 कूलाम के बराबर। और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है स्ट्रेट कूलाम ESU। क्या होता है? ESU। और ESU को अपन फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है? फ्रैंकलिन। और इसकी जो कूलाम के साथ रिलेशन है वो है 3 गुना 10 की पावर 9 ESU। अन्य मात्रक की अपन बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं अन्य मात्रक विद्युत चुंबकीय मात्रक, और विद्युत चुंबकीय मात्रक को अपन लिख सकते हैं EMU, और EMU की यहाँ फुल फॉर्म अपन ने बताई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलें। अब देखो आवेश की अन्य छोटी इकाइयों की अपन बात करें, इनकी आवेश की अन्य छोटी इकाइयां, आवेश की अन्य छोटी इकाइयां, अन्य छोटी इकाइयों में अपन बात करेंगे जैसे 1 मिली कूलाम। 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 कूलाम। दूसरा 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम को अपन लिख सकते हैं 10 टू द पावर -6 कूलाम। आगे 1 नैनो कूलाम इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 10 टू द पावर -9 कूलाम, और 1 पिको कूलाम इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 10 टू द पावर -12 कूलाम। ज्यादातर अपन न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करते हैं तब अपने पास इन वैल्यूज को भी ज्यादातर यूज किया जाता है, और इन चारों वैल्यूज में भी
माइक्रो, नैनो और पीको को सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। जैसे अपन जो भी एग्जाम्पल वगैरह करते हैं तो उनमें जो भी आवेश या चार्ज की यूनिट दी होती है वो किस में दी होती है, माइक्रो में दी होती है या नैनो में दी होती है या पीको में दी हुई होती है अपने को। तो इनको अपने को पहले कूलाम में चेंज करना होता है और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। क्लियर है? अब देखो ये तो अपन ने बात की आवेश के मात्रक की, किसकी बात की, आवेश के मात्रक की। और अब अपन बात करेंगे आवेश की विमा। किसकी बात करेंगे, आवेश की विमा। इसकी जो विमा है वो भी अपन किससे निकालेंगे, विद्युत धारा की डेफिनेशन से ही, जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी से ही आवेश की विमा अपन निकालेंगे। तो देखिए आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो आवेश इक्वल टू धारा इंटू समय अपने को फॉर्मूला दे रखा है। तो आवेश की यहाँ अपने को विमा निकालनी है तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए आई। आई यहाँ है विद्युत धारा, विद्युत धारा की विमा क्या होती है, A1। विद्युत धारा की विमा क्या है, A1। और समय t की T1 अपन लिखेंगे तो इसकी विमा अपने पास क्या आ जाएगी, A1 T1। या इसको फुलफिल तरीके से लिखें तो अपन लिख सकते हैं M0 L0 T1 A1, इसको लिखा जा सकता है। अर्थात अपन लिख सकते हैं कि Q की विमा बराबर हो जाएगी I इंटू टी की विमा। Q की विमा बराबर I इंटू टी की विमा। क्या ये बात क्लियर है? आवेश का मात्रक, आवेश की विमा के बारे में अपन ने देखा है, इतनी चीज क्लियर है। आगे चलें। अब देखो आगे अपन पढ़ेंगे आवेशन के बारे में, चार्जिंग करने की विधियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इनके बारे में कि कोई भी वस्तु लें अपन और उसको अपने को चार्जिंग करना है, क्या करना है, चार्जिंग करना है, जिसको आवेशन की विधियां कहा जाता है। तो अपन पढ़ेंगे आवेशन की विधियों के बारे में। आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियों में अपन मूलतः 3 विधि के बारे में यहां देखेंगे। नंबर फर्स्ट, घर्षण द्वारा आवेशन। फर्स्ट विधि कौन सी है, घर्षण द्वारा आवेशन। और सेकेंड, चालन या अपन इसको कह सकते हैं स्पर्श द्वारा आवेशन। क्या कहेंगे, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। नंबर थर्ड, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन के बारे में अपन यहां जानकारी लेंगे। तो अपने पास आवेशन की मूलतः 3 विधियां हैं यहाँ पे, घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले विधि अपन बात करें घर्षण द्वारा आवेशन की। किसकी बात करेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन की अपन बात करेंगे। तो यहाँ घर्षण, घर्षण के बारे में अपन ने पीछे जो वीडियो है उसमें भी पढ़ा था कि जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाए और उन वस्तुओं में चार्ज उत्पन्न हो जाए तो इस विधि को अपन क्या कह रहे हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कह रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि प्लास्टिक की छड़ लें। क्या लें, प्लास्टिक की छड़। और प्लास्टिक की छड़ को अपन रगड़ेंगे किसके साथ, रेशम के कपड़े के साथ। रेशम का कपड़ा। तो प्लास्टिक की छड़ को अपन रेशम का कपड़ा लेकर कपड़े के साथ अपन रगड़ेंगे तो इनमें आपको एक छोटी सी मैं बातों के बीच में बता देता हूं कि जैसे ही अपन घर्षण की विधि को शुरू करते हैं तो परस्पर दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है और ये आवेशन की विधि संपन्न इलेक्ट्रॉन की वजह से संपन्न होती है। ये जो भी आवेशन की क्रिया है, आवेश आना है, धनावेश आना है या ऋणावेश आना है, ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है,
इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। जैसे ही अपन प्लास्टिक की छड़ को रेशम के साथ रगड़ेंगे तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी जबकि दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जहां से, ध्यान से देखना, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मीन्स वो वस्तु क्या हो जाएगी, धनावेशित। और जहां इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं, ग्रहण कर रही है जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को, वो वस्तु क्या हो जाएगी, उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी अर्थात उसको अपन ऋणावेशित वस्तु कहेंगे। क्लियर है ये बात। तो जैसे मैंने प्लास्टिक की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा, तो यहाँ प्लास्टिक की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इस प्रकार अपन अदर जोड़े भी इसको ले सकते हैं और घर्षण की विधि को समझा जा सकता है। जैसे बिल्ली की खाल ली जाए, क्या ली जाए, बिल्ली की खाल, और बिल्ली की खाल को किससे रगड़ा जाए, एमोनाइट की छड़ से। एबोनाइट की छड़ ले लें या प्लास्टिक की छड़ ले लें, तो बिल्ली की खाल को यदि एबोनाइट की छड़ के साथ रगड़ा जाए या प्लास्टिक की छड़ के साथ रगड़ा जाए तो ये घटना अपन देखेंगे कि दोनों को रगड़ने पर जहां से बिल्ली की खाल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एबोनाइट की छड़ में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ बिल्ली की खाल धनात्मक होगी और एबोनाइट की छड़ क्या होगी, ऋणात्मक होगी। जस्ट उसी प्रकार बिल्ली की खाल को यदि प्लास्टिक की छड़ के साथ रगड़ा जाए, किसके साथ रगड़ा जाए, प्लास्टिक की छड़ के साथ रगड़ा जाए, तो अपन देखते हैं कि बिल्ली की खाल पे उपस्थित आवेश धनावेश होगा और प्लास्टिक की छड़ पर उपस्थित आवेश जो होगा वो ऋणात्मक आवेश होगा। इस प्रकार से अपन घर्षण द्वारा क्या कर सकते हैं, एक वस्तु को दूसरी वस्तु से आवेशित किया जा सकता है, और इस घटना को अपन क्या कहेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन। यानी किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़कर या घर्षण करवाकर या रबिंग करवाकर अपन उनमें चार्ज उत्पन्न करते हैं, आवेश उत्पन्न करते हैं, इसी घटना को अपन क्या कहेंगे, घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाएगा। ये बात क्लियर है। आगे चले तो अपन सेकंड पॉइंट है अपना चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन में अपन क्या देखेंगे कि कोई दो पदार्थ लेंगे, दो वस्तुएं लेंगे और उनको परस्पर, उनमें एक वस्तु आवेशित होगी और दूसरी वस्तु अनावेशित, और उनको परस्पर संपर्क में रखा जाए, तो संपर्क में रखने के कारण वो अपने ही प्रतिकर्षण के कारण, वो अपने ही प्रतिकर्षण के कारण दूसरी वस्तु में चार्ज चला जाता है, और इस घटना को अपन क्या कहेंगे, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहेंगे। तो देखिए मैंने सबसे पहले एक वस्तु ली है या एक गोला लिया है और उसको कुचालक स्टैंड पे रखा है, किस पे रखा है, कुचालक स्टैंड पे रखा है, और ये गोला आवेशित गोला है। कैसा गोला है, आवेशित गोला है। सबसे पहली कंडीशन कि अपन ने एक आवेशित गोला लिया, उसको कुचालक स्टैंड के माध्यम से रखा गया। साथ ही अपन दूसरा जो है गोला लेंगे और वो कैसा होगा, ये आवेशित है, और जो दूसरा गोला ले रहे हैं वो होगा उदासीन, ये गोला है उदासीन। उदासीन गोला अपन ले रहे हैं उसको भी अपन किस पे रख रहे हैं, कुचालक स्टैंड पे। दोनों एक चालक गोला ले रहे हैं जो कि कैसा है, आवेशित, दूसरा चालक गोला जो कैसा है, उदासीन है, तो दोनों को अपन कुचालक स्टैंड पे रखते हैं। सेकंड प्रोसेसिंग में अपन क्या करेंगे, दोनों गोलों को स्पर्श करवाएंगे, क्या करवाएंगे, स्पर्श करवाया जाएगा। जब आवेशित गोला है उसके समीप या उसके स्पर्श में अनावेशित चालक गोला रखा जाए, अनावेशित चालक गोला रखा जाए, तो आवेशित गोले से जो चार्ज है वो अनावेशित गोले में, अनावेशित गोले में चला जाता है, और इस घटना को ही अपन क्या कहते हैं, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहते हैं। दोबारा एक बार देखना, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन को सबसे पहले अपन ने क्या किया कि एक चालक आवेशित गोला लिया, एक
चालक आवेशित गोला लिया और उसको कुचालक स्टैंड पे रखा गया। किस पे रखा गया? कुचालक स्टैंड पे रखा गया। और दूसरा चालक उदासीन गोला लिया गया और उसको भी कुचालक स्टैंड पे रखा गया, और दोनों गोलों को सेकंड स्टेप में अपन ने क्या कर दिया? संपर्क में रख दिया, दोनों को स्पर्श करवा के रख दिया। तो वो जो उपस्थित आवेश था किसमें? आवेशित चालक गोले में, वो आवेशित चालक गोले से आवेश अपने ही प्रतिकर्षण के कारण, किसके कारण? अपने ही प्रतिकर्षण के कारण अनावेशित चालक गोले के अंदर चला जाता है, और इस घटना को अपन क्या कहेंगे? चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है? आगे चलें। देखिए, दो स्टेप अपन ने पढ़ी है, घर्षण और चालन। तीसरी स्टेप के अपन बारे में बात करेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। किसके बारे में बात करेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करेंगे। प्रेरण द्वारा आवेशन अपन यूं कह सकते हैं कि प्रेरण क्या है कि किसी भी चालक आवेशित चालक के संपर्क में लाए बिना, किसी भी, जैसे मेरे पास डस्टर है और एक चौक है, ठीक है, और दोनों ही मैंने चालक लिए हैं, दोनों ही मैंने कैसे लिए हैं? चालक लिए हैं। और मैं क्या करूंगा कि अभी तक मैंने चालन और घर्षण में क्या करवाया है? परस्पर या तो रबिंग करवाई है, उनको परस्पर रगड़ा गया है। क्या किया गया है? परस्पर रगड़ा गया है, ठीक है, घर्षण में तो। और चालन में या स्पर्श में अपन ने क्या देखा है? उनको स्पर्श करवाया था, ठीक है, दोनों घटनाओं में ऐसा किया था। लेकिन प्रेरण में अपन क्या करेंगे? न तो इसको घर्षण करवाएंगे, न तो इनको रगड़ा जाएगा, और न ही इनको स्पर्श करवाया जाएगा। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि बिना किसी संपर्क में लाए, बिना किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए, उसमें आवेश उत्पन्न करना क्या कहलाता है? प्रेरण कहलाता है, या प्रेरण की घटना द्वारा या प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। सर्वप्रथम अपन एक गोला लेते हैं। मैंने एक गोला लिया है, और वो गोला कैसा लिया है? चालक गोला लिया है, और उसको कुचालक स्टैंड पे रखा गया है। चालक गोला कुचालक स्टैंड पे इसको रखा गया, और साथ ही में एक आवेशित छड़ लूंगा। क्या लूंगा? आवेशित छड़। आवेशित छड़ लिया है मैंने, और जिसपे मैंने चार्ज लिया धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश लिया है? धनावेश लिया है। अपन जो छड़ ले रहे हैं वो धनावेश भी ले सकते हैं और ऋणात्मक आवेश वाली भी ले सकते हैं, जिसपे धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में जो अपन ने चालक गोला लिया है, क्या लिया है? चालक गोला लिया है, उसके समीप आवेशित छड़ को लेके आएंगे। किसको लेके आएंगे? आवेशित छड़ को लेके आएंगे। और जो ही आवेशित छड़ को अपन गोले के समीप लेके आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिना किसी संपर्क में लाए क्या करना है? आवेशित करना है। बिना किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए अपन आवेशित करेंगे, उस घटना को अपन क्या कहेंगे? प्रेरण द्वारा आवेशन। अर्थात मैंने एक चालक गोला लिया है, ठीक है, और चालक गोले के समीप जो आवेशित छड़ है उसको मैंने इसके समीप रखा है, आवेशित छड़। अब ऐसा अपन करते हैं कि आवेशित छड़ है जिसपे अपन ने धनावेश लिया है, उसको चालक गोले के अपन समीप लाएंगे, उसमें प्रेरण की घटना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि चालक है मीन्स इसमें आवेश तो है, ठीक है। तो प्रेरण के कारण इसमें धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, तो इसमें प्रेरण उत्पन्न होगा। प्रेरण उत्पन्न होगा तो अपन देखते हैं कि समीप के पृष्ठों पर, समीप के पृष्ठों पे तो आ जाएगा कौन सा आवेश? ऋणात्मक आवेश। कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणात्मक आवेश। और दूर के पृष्ठों पे अपन देखते हैं धनावेश आरोपित हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब अपन आवेशित छड़ को चालक गोले के समीप लाके रखते हैं तो अपन देखते हैं कि गोले के अंदर उपस्थित आवेश धनावेश और ऋणावेश दोनों पाए जाते हैं, जो कि अपनी जो छड़ है उसमें धनावेश लिया गया है, इसलिए धनावेश धनावेश यानी परस्पर समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होगा इसलिए वो
उससे दूर जाने की कोशिश करेगा, इसलिए चालक गोले के दूर के पृष्ठों पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा, यानी धनात्मक आवेश आरोपित हो जाएगा। और पास की जो पृष्ठ है या पास के जो पृष्ठ है उस पे कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश। अब देखो जैसे ही अपन तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, इस गोले को भू संपर्कित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाए, भू संपर्कित कर दिया जाए, यानी अर्थ से इसको जोड़ दिया जाए। तो अपन देखते हैं कि इसमें उपस्थित जो धनावेश है वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, और ऋणात्मक आवेश गोले में शेष रह जाता है अपने पास। अब देखो मैंने क्या किया है कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, जिस तरफ पे धनावेश आरोपित हो रहा था, धनावेश उत्पन्न हुआ था, और वो धनावेश कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया। और लास्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, जो आवेशित छड़ है और अर्थ कनेक्टिविटी है दोनों को क्या कर देंगे, हटा दिया जाएगा। और दोनों को हटाने के उपरांत अपन पाएंगे कि गोला एक समान रूप से, गोला एक समान रूप से ऋणावेशित हो जाता है, गोला एक समान रूप से कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। क्लियर है बात, थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लेते हैं इसी चीज को कि सबसे पहले प्रेरण द्वारा आवेशन अपन ने कहा कि किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए बिना किसी आवेशित चालक वस्तु के संपर्क में लाए आवेशित करने की घटना को अपन कहेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। और जैसा कि मैंने चालक गोला लिया है उसको कुचालक स्टैंड पर रख करके एक आवेशित छड़ लिया है, ठीक है, और आवेशित छड़ को जो ही मैं गोले के समीप लेके आ रहा हूँ, जबकि इसको स्पर्श नहीं करवा रहा हूँ, न इसको रब करवा रहा हूँ, न इसको रगड़ रहा हूँ, बल्कि इसको क्या कर रहा हूँ, इसके पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और इसके पास लेके आएंगे तो इसमें प्रेरण की घटना उत्पन्न हो जाएगी, और गोले में जो उपस्थित आवेश हैं धनात्मक और ऋणात्मक, तो पास के पृष्ठों पे ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। कब, जब अपन जो छड़ लेंगे आवेशित छड़ वो पॉजिटिव लेंगे। यहाँ यदि नेगेटिव छड़ लेंगे तो यहाँ पास के पृष्ठों पे धनावेश आएगा और दूर के पृष्ठों पे क्या आएगा, ऋणावेश आ जाएगा। क्योंकि आवेश की प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है, इसलिए ये घटना घटित होती है। आगे अपन क्या करेंगे, जहां धनावेश है उसको अर्थ से कनेक्टिविटी करेंगे, तो अर्थ से कनेक्टिविटी करने के बाद धनावेश कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, ऋणात्मक आवेश। और लास्ट स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं, चालक छड़ या आवेशित छड़ को और अर्थ कनेक्टिविटी दोनों को हटा दिया जाए। दोनों को हटाने के उपरांत अपन पाएंगे कि जो गोला है वो एक समान रूप से कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इसी प्रकार अपन इसी घटना को यदि दो गोलों के साथ देखा जाए, कितने गोलों के साथ देखा जाए, दो गोलों के साथ देखा जाए, और अपन दो चालक गोले लें, कितने गोले लें, दो चालक गोले लें, तो अपन देखते हैं कि ये आवेशन की घटना किस प्रकार संपन्न होती है। अर्थात मैंने सबसे पहले एक चालक गोला लिया है और इसके स्पर्श करवा करके ही, इसके स्पर्श में ही मैंने दूसरा चालक गोला कुचालक स्टैंड पे रखा है, ठीक है। कितने गोले ले लिए मैंने, दो चालक गोले ले लिए, क्लियर है। अब दो चालक गोले लेंगे, दो चालक गोलों के पास में एक अपन आवेशित छड़ लेंगे जिसपे धनावेश है। अब जो ही अपन आवेशित छड़ और दो चालक गोले लेते हैं और इनको इसके समीप लाके रखा जाता है, आवेशित छड़ को दोनों गोलों के समीप लाके रखा जाता है बिना स्पर्श करवाए, तो अपन ने देखा था कि पास के पृष्ठों पे ऋणात्मक चार्ज आ जाता है जबकि दूर के पृष्ठों पे धनावेश। क्लियर है। तो यहाँ देखो अब दो गोले हैं, दोनों स्पर्श किए हुए हैं, ठीक है, तो चालक एक ही बन गया। तो इसकी जो फर्स्ट पास की प्रत है वो कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी, और दूर की प्रत कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ भी ऋणात्मक यहाँ धनात्मक फिर ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। पास की जो सतह है उस पर ऋणात्मक आवेश और दूर की सतह पे कौन सा आएगा, धनात्मक आवेश। अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे, दो गोले जब लेते हैं तो अगली स्टेप में अपन करेंगे कि दोनों गोले परस्पर स्पर्श करवा के रखे गए हैं
और दोनों गोलों के पास जो आवेशित छड़ अपन ने रखी थी, जो आवेशित छड़ अपन पास में लेके आए थे, उस आवेशित छड़ को क्या कर देंगे, यहाँ से हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो जो आवेश है वो एक तरफ धनावेश था दूर के पृष्ठ पे, और इस पास वाली पृष्ठ पे क्या था, ऋणात्मक आवेश था। तो दोनों चार्ज जो है, दोनों आवेश कहाँ आ जाएंगे, समीप के पृष्ठों पे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, क्योंकि एक में धनावेशित है, दूसरा ऋणावेशित। तो अपन जानते हैं आवेश की प्रॉपर्टी से, आवेशों के गुणों से अपन जानते हैं कि असमान आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। और नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, दोनों गोलों को अलग अलग कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा। तो एक गोला एक समान रूप से धनावेशित हो जाएगा और दूसरा गोला एक समान रूप से क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इस प्रकार अपन प्रेरण द्वारा चालकों को आवेशित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आवेशित किया जा सकता है। तो अपन ने देखा है घर्षण द्वारा आवेशन, स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। नेक्स्ट, एक गोले के लिए अपन ने प्रेरण की घटना देखी, दो गोलों पे अपन ने प्रेरण की घटना देखी है। तो अपन ने क्या देखा कि बिना किसी संपर्क में लाए, बिना, अपन जब घर्षण की घटना देख रहे थे, घर्षण के बारे में पढ़ रहे थे, तो परस्पर दो वस्तुओं को रगड़ा जा रहा था। क्या किया जा रहा था, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जा रहा था। और जब स्पर्श की घटना या चालन द्वारा आवेशन की घटना अपन देख रहे थे, तो परस्पर एक चालक और दूसरा आवेशित चालक, एक चालक और दूसरा आवेशित चालक, दोनों को अपन क्या कर रहे थे, पास में स्पर्श करवा के रख रहे थे। ठीक है, उस माध्यम से अपन क्या कर रहे थे, आवेशित कर रहे थे, आवेशन की घटना को संपन्न कर रहे थे। लेकिन प्रेरण में क्या किया अपन ने कि बिना किसी संपर्क में लाए, किसी चालक को बिना किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए आवेशित करने की घटना को अपन ने क्या कहा, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या ये बात आप लोगों की समझ में आ गई है? नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।